हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था और कूलम्स लॉ के बारे में पूरा डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर कूलम्स लॉ के ऊपर बेस करके कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब भी मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ तो पहले कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम को आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें। नहीं बने तो फिर जब जाके एक बार सोल्यूशन को देखें, तब ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो ये बहुत सिंपल कुछ एलिमेंट्री फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये मत समझना कि जस्ट फार्मूला में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, किस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे छोटे छोटे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम से। अब डायरेक्ट कभी भी हाई फाई प्रॉब्लम में मत जाइए। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 2 point charges of +2e and -4e are separated by a distance of 50 centimeter in free space. Find। इसमें देखोगे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, बहुत सिंपल क्वेश्चन। दूसरा नेचर ऑफ द फोर्स। तीसरा इफ बोथ आर इमर्स्ड, मतलब हमको फोर्स निकालना है इफ बोथ आर इमर्स्ड इन मीडियम ऑफ के। ये के नहीं, देखो काप्पा है, आपको दिख रहा होगा। और काप्पा शायद मैंने बता चुका था आपको, काप्पा का मतलब होता है क्या? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको दिया है 5। तो चलिए एक एक करके चालू करते हैं। सबसे पहला चीज देखोगे यहाँ पर दिया है ई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज दिस ई? तो आप तुरंत समझ जाइए ई जो है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसका वैल्यू आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये आपको पता है, ठीक है। तो जब आपको पता है तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिख रहा होगा आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, इसके प्रॉब्लम को डील करते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं, प्रॉब्लम के हिसाब से चलते हैं। तो पहले प्रॉपर एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। डायग्राम में कुछ ऐसा देखोगे कि यहाँ पे आपके पास ये एक चार्ज है जिसका वैल्यू दिया है आपके पास +2e, और दूसरा चार्ज आपको दिया है, पॉइंट चार्ज दिया हुआ है वो ये है, जिसका वैल्यू दिया है -4e। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको दे दिया है, कितना दिया है डिस्टेंस? डिस्टेंस आपको दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो तुरंत ध्यान रखिएगा, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। आपको पता है इसको बदलना पड़ेगा आपको मीटर में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, इसलिए क्योंकि ऐसा ही सिस्टम को हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो आपको पता है फ्रॉम कूलम्स लॉ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एफ, उसके बारे में आपको पता होगा। एफ इज इक्वल टू, ठीक, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम लोग, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, आप चुपचाप वैल्यू रखिए। के का वैल्यू अभी रखेंगे, बाद में रखना चाहते हो रख सकते हो। कितना आएगा देखिए, के का वैल्यू आपके पास पता होगा 9 इंटू 10⁻, कितना रहता है आपको पता होगा 9 इंटू Q1। Q1 देखोगे 2e है, 2e मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद रहेगा 3e, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे कितना दिया है, 3e नहीं -4e। अब यहां पर आप बोल सकते हो सर ये -4e दिया है, तो -4e दिया मतलब क्या हम लोग को माइनस का वैल्यू रखना है? नहीं, कूलम्स लॉ में हम लोग माइनस का वैल्यू नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसके जगह पर सिंपल रखेंगे 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। और डिवाइडेड बाय हम लिखेंगे 0.5 का स्क्वायर, ठीक। अब आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे ही ऐसा करेंगे तो अब इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू को देखते हैं। देखिए, तो इसका वैल्यू कितना आता है अपने पास? इसका वैल्यू आता है 737.28 इंटू 10⁻, देखिए -19 में से 9 गया तो रहेगा -10, -10 और -19 हो जाएगा -29 न्यूटन। तो ये आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल सा दिया है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, यहाँ पर देखोगे आपको बता रहा है कि नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द फोर्स मतलब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कि ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो सेकंड वाला जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा, सेकंड में जो प्रॉब्लम रहेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या देखेंगे, इसको सेकंड वाला बन जाएगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक। तीसरा वाले के लिए क्या करेंगे, तीसरा वाला क्वेश्चन के फिर से हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है। तीसरा पार्ट में दिया हुआ देखोगे, द फोर्स, फाइंड द फोर्स इफ बोथ आर इमर्ज इन अ मीडियम ऑफ k इज इक्वल टू 5। तो आपको पता है कि ऐसे सिचुएशन में आपने इसका डायरेक्ट एक रिलेशन देखा था। अगर आपको याद आता होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से एसोसिएटेड एक रिलेशन पढ़ा था। उसमें आपने पढ़ा था कि जो रिलेशन कुछ ऐसा था हम लोग का, थर्ड, इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसके हिसाब से चलते हैं कि आपने पढ़ा था कि F बाई एफ एम इज इक्वल टू के, या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखा था। ठीक है, याद आता है आप लोगों को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको निकालना एफ एम। तो एफ का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल चुके हैं, कितना बताओ, 7, या फिर ऐसा लिख लो पहले, एफ एम इज इक्वल टू एफ बाई के। ठीक। अब आगे चलिए, आगे जाके यहां पर फिर से आप एक काम कीजिए, सीधा सीधा लिख दीजिए एफ एम इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू है 737.28 इंटू 10⁻⁻29 बाई 5, क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया 5, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये रहा हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, 147.45 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स। ध्यान रखेंगे मेटल बताया, मेटल पर फोकस कीजिएगा, मतलब कंडक्टर है। ठीक। हैविंग अनइक्वल चार्ज, यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, अनइक्वल चार्ज है मतलब दोनों में चार्जेस अनइक्वल है। अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड, अपोजिट चार्जेस है, ठीक, एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.9 मीटर। तो चलिए कुछ ऐसा दिया है, 0.9 मीटर में रखे हुए हैं। ठीक। बोलता है उसके बाद, आफ्टर ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर they are again placed in at the same distance apart. Now the force of repulsion between them is 0.025 Newton. Calculate the final charge on each of them. तो सबसे पहले मान लेते हैं उनमें उनके वो दो कंडक्टर थे, दो मेटल है तो दोनों मेटल स्फीयर है, उसमें कुछ चार्ज था, रहा होगा, अपने को उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ बोला नहीं उसके बारे में। और इनके बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है, कितना दे दिया है बताइए, हम लोग को दिया है 0.9 मीटर दे दिया, 0.9 मीटर दे दिया है। ठीक। अब इन दोनों के एक दूसरे का कांटेक्ट मिला है। तो आपने पढ़ा था कि दोनों आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, और अगर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट मिलाते हैं तो दोनों में इक्वल चार्जेस रहेंगे। वेल, तो अब केस सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में क्या हुआ, इन दोनों को फिर से लिया गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस अभी भी तो आपका 0.9 मीटर ही रखा गया बता रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी 0.9 मीटर बता रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों को
एक दूसरे से कांटेक्ट मिला है तो दोनों में चार्जेस कितना है, Q और Q है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया इस Q का वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको Q का वैल्यू निकालना है। अब आपको ये भी बता दिया कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू भी आपको दे दिया है। फोर्स का वैल्यू कितना दे दिया है, फोर्स इज इक्वल टू 0.025 न्यूटन, ये आपको दे दिया है। तो चलिए, जब इतनी सारी बातें दे दी गई, अब सीधा सीधा डायरेक्ट कूलम्स लॉ पर बात करते हैं हम लोग। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि इसमें दोनों Q1 और Q2 का वैल्यू सेम है तो Q लिखेंगे, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो K का वैल्यू लिख दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, और साथ में आपको बता रहा है इनटू, ठीक, Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू नहीं पता तो Q स्क्वायर रख दो, बाई यहां पर लिखेंगे 0.9 का स्क्वायर, एंड ये फोर्स आपको दे दिया कितना, 0.025। बात क्लियर है आपको सबको यहां से? ठीक है, चलिए इसके आगे का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसको देखते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने पर हम लोग को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा आप देखोगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -12 आएगा। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1.15, ठीक है, या 1.15 नहीं, एक्चुअली 1.5 होगा ना, ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर, अपने पास आ जाए कितना बताइए, -6 कूलम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे, ये इतना आएगा। बस इतना आपको निकालना था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यही निकालना था अपने को। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज को कैलकुलेट द फाइनल चार्ज ऑन ईच देम। अब एक चीज है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रिपल्शन बिटवीन देम बता रहा है। अगर रिपल्शन हो रहा तो मतलब या तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा या दोनों में नेगेटिव चार्ज होगा, तो लेकिन दोनों में सेम चार्ज होगा, मतलब दोनों का नेचर सेम रहेगा। तो इसलिए आपको इस आंसर को लिखते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा आंसर को। आंसर को लिखते टाइम आपको लिखना पड़ेगा यहां से Q इज इक्वल टू प्लस -1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम था जिसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ फार apart two protons be if electrostatic force of force exerted by one on the other is equal to weight of electron। अब यहां पर बता रहा है आपको वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलिए वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो पहले बोलता है दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो प्रोटॉन तो पता है, प्रोटॉन तो आपको पता है, प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम होगा, और उस चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अब आपको बताया फोर्स निकालने के लिए, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो मतलब वेट मतलब क्या होगा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू जी। अब आप सिंपल से एक चीज देखेंगे, यहां पर कुछ नहीं करना है, आप यहां से एक फॉर्मूला टाइप का बना लीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो रख लेंगे क्या, के Q1 Q2, ठीक है, बाई क्या लिखेंगे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू जी। अब आप सारे वैल्यूज को रखिए, यहां पर रखने पर आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, के मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, K1 Q1 Q2 का वैल्यू आपको पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर बाई m का वाले मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, 9
5.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू जी का वैल्यू आपके पास 9.8 आएगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सिंपल सा मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे सर सिंपल सा मैथमेटिक्स तो दिख नहीं रहा है, लेकिन है मैथमेटिक्स ही, इसके बाद फिजिक्स नहीं है एग्जैक्टली, ठीक। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा 5.1 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का एक बहुत सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन हम लोग बना लिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फ्री पिथ बॉल। आप बोले सर ये कौन सा नया बॉल आ गया, ठीक है। कुछ नहीं, ये सब सिर्फ शब्दों में आपको घुमाने फिराने के लिए रहता है, बस चुपचाप उसको सुनो और इग्नोर करो। कुछ नाम को तो इग्नोर कर दिया करो, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अ फ्री पिथ बॉल ए, उसका नाम ए दिया है, ऑफ 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये 10⁻⁻8 कूलम होगा ना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये 10⁻⁻8 कूलम होगा। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary। तो देखिए क्या बता रहा है ये डायग्राम, पहले डायग्राम क्लियर कीजिए। पहले जब तक डायग्राम नहीं क्लियर करेंगे चीजें नहीं समझ में आएंगी आपको। ये है वो पिथ बॉल ए, ठीक। इसका मास आपको, इसका चार्ज दे दिया आपको कितना, तो इसको चार्ज क्यू ए ले लीजिए, जिसका वैल्यू दे दिया है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, और मास इसका दे दिया है 8 ग्राम। तो 8 ग्राम जब दिया है तो इसको आप एक काम कीजिए, ग्राम को किलोग्राम में बदल दीजिए, तो 10⁻³ kg, ठीक। अब आपको बोलता है इसके नीचे, ठीक नीचे एक और, कितना नीचे, 5 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल रखा हुआ है बी, जो बोलता है फिक्स्ड है। चलो इसको फिक्स कर देते हैं, एकदम ऐसा फिक्स कर देते हैं डायग्राम से, फिक्स्ड है। अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये पहला तो बोल रहा है कि ये फॉर्मल बॉल इज स्टेशनरी, ए बॉल बी के कारण स्टेशनरी में रहेगा। तो आपको पता है कि जब ये ऊपर की तरफ रखा हुआ है तो इस ए वाले बॉल पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वेट फोर्स लग रहा होगा एम ए इंटू जी। लेकिन ये स्टेशनरी है तो मतलब जरूर बी जो है नीचे से उसको उतना ही फोर्स से ऊपर क्या कर रहा होगा, ढकेल रहा होगा, और वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ढकेल रहा होगा जब बोल रहा है, ठीक है, तो मतलब ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसका भी चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका तो एक चीज क्लियर हो गया। बोलता है कि व्हाट मस्ट बी द नेचर, नेचर के बारे में बात कर रहा है, तो नेचर आपको समझ में आ गया कि बी का जो नेचर होगा पॉजिटिव होगा। गुड, तो एक चीज तो अपने को समझ में आ गया। अब अगला चीज बोलता है हमने को कि ए पर कितना चार्ज होगा। ओके, तो ए का चार्ज को फाइंड आउट करते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा होगा ये स्टेशनरी होने का मतलब हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको बैलेंस, वो जो है वो क्या कर रहा है, वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है, ठीक। तो चलिए उसी सेंस में बात करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए क्या हो रहा है यहां से, तो होगा क्या, अब हम लोग को लिखना है एफ ई, यहां से लिखेंगे एफ ई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो वेट फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है के क्यू वन, तो क्यू ए लिख दो, क्यू बी लिख दो, बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी लिख दीजिए, ठीक। आगे जाके क्या करेंगे, आपको क्यू बी का वैल्यू निकालना है, तो एक फॉर्मूला टाइप का बना दीजिए, क्या हो जाएगा, एम जी आर स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे, के क्यू ए। अब आपके पास सारा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है, क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया है, दिस इज इक्वल टू आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दे दिया है, सब दे दिया है, बस वैल्यू को रखना है अपने को। अब रखने के लिए रख देंगे, तो इसका वैल्यू दिया है 8 ग्राम, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहां से 8 इंटू 10⁻⁻3, और इंटू जी का वैल्यू 9.8, ओके। आर का वैल्यू दिया 5 सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको क्या करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर बाई, ठीक है, के मतलब
9 इंटू 10 टू द पावर 9 और क्यू ए का वैल्यू दे दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -8। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आपको इसका वैल्यू कितना मिलना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सोचिए यहाँ से। तो इसका वैल्यू बेसिकली आता है अपने पास 4.37 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, और नेचर के हिसाब से पॉजिटिव, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए इतना प्रॉब्लम हम लोगों ने बनाया। तो प्लीज़ मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले प्रॉब्लम को देखिए, समझिए, उसके बाद खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो जस्ट लीव, और आप फिर हम लोग के प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम अहेड।